Okay, so welcome all of you guys in the intermediate and final for June and December 2027. My first orientation class for income tax under Income Tax Act 2025. This is my first ever class which I am taking for my students जिनका एग्जाम जून दिसंबर 27 में अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि लास्ट ईयर जब 21 अगस्त 2025 को when the act was actually you know enacted in the parliament, I was just thinking कि यार कुछ ही मंथ्स में अपने को ये पढ़ाना पड़ेगा, मैं ये कैसे पढ़ा पाऊंगा, मैट को कैसे अपडेट करूंगा वगैरह वगैरह, इतने सारे कमिटमेंट्स के साथ. और उसके बीच मुझे इनकम टैक्स एक्ट 2025 को पढ़ना, इंटरप्रेट करना, मैट में नेसेसरी चेंजेस करना, बहुत मेहनत करना है. ट्रस्ट मी गाइस, भगवान का सपोर्ट, आपका सपोर्ट, गॉड ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग केम इनटू पिक्चर एंड यस फाइनली आज अपने ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. और आज का क्लास में सब कुछ आपको बताया जाएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. ये क्लास इंटर के स्टूडेंट को लिए भी एप्लीकेबल और फाइनल के स्टूडेंट के लिए भी एप्लीकेबल. क्यों, कैसे, सब बताऊंगा. हर एक क्वेरी आपका यहां पे रिजॉल्व होगा. जो भी आपके दिमाग में पॉसिबल क्वेरीज आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बैच, अपने जो ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस करेंगे. अपने को शॉर्ट बेसिक्स ओवरव्यू भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद कल के क्लास से अपने मेन सब्जेक्ट टॉपिक पे एंटर कर जाएंगे. ठीक है, तो आज जितना भी अपने को डिस्कस करना है अपने पूरा डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. कल से अपने मेन सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करेंगे. आज कुछ बेसिक ऑफ कुछ लॉ एंड ऑल के बेसिस पे भी डिस्कशन होगा. तो अपने को अच्छा खासा टाइम लेके अभी बैठना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जहां पे भी क्लास कर रहे हो, जहां से भी आप क्लास कर रहे हो, मे बी लाइब्रेरी से, ऑफिस से, कॉलेज से या घर से, कहीं से भी आप अगर आप क्लास कर रहे हो, मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर प्लेस में बैठे रहे, एक प्रॉपर पोस्चर में बैठे रहे. आपके साथ आपका जो लैपटॉप है या फोन है सामने है और आपके साथ एक कॉपी रहना चाहिए विद अ पेन. कैलकुलेटर इज नॉट मस्ट इन टूडेज क्लास. एक पेन और एक पेन और आपका एक कॉपी रहना चाहिए. अगर खाली कॉपी नहीं है, ब्लैंक कॉपी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल कोई कॉपी ले लीजिए बाद में. लेकिन मेक श्योर करना कि आपको अपना डायरेक्ट टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए कॉपी बनाना पड़ेगा सर. ठीक है, तो ये सर शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अच्छा खासा चल रहा था. बीच में काफी टाइम से ये 2000 वाले टाइम से बात चल रही थी कि डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा. 2010 में हम सुने थे डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा. बीच बीच में सरकार बहुत ज्यादा ट्राई की कि वो डीटीसी लेके आए और न्यू इनकम टैक्स एक्ट, मतलब एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि 65 साल पुराना एक्ट है, उसको रिप्लेस किया जाए. बट ऑल ऑफ अ सडन जैसे जीएसटी का सक्सेस हम देखे, जो 2017 से जीएसटी आया और अभी जीएसटी बहुत अच्छा पोजीशन में पहुंच गया है. वेरी ये जो इनकम टैक्स एक्ट का ये जो आया ना 2025 गाइस, ये एक साल के अंदर अंदर इस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने इसको रैपिडली मूव करके, चेंजेस करके, जो भी करके, डिलीट विलीट करके, जो भी एग्जिस्टिंग सेक्शंस को उधर उधर करके इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 25 ले आया. मतलब बहुत धमाकेदार रेवोल्यूशन है. एंड डेफिनेटली मैं तो यही बोलूंगा कि देखो, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना कम पड़ेगा, आपको सब कुछ वही पढ़ना है, सब कुछ अलग से ही पढ़ना है. लेकिन हाँ, कोई स्टूडेंट अगर पहले से इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ के रखा है, उसको डेफिनेटली एज मिलेगा इन द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025. यहाँ पे एक बहुत बेसिक पॉइंट मैं अपने फाइनल के स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे इतना बेसिक्स में क्यों जाना, मुझे ऐसा क्यों जाना कि मैं क्यों अननेसेसरली पुराना चीज पढ़ूं जो कि मैं इंटर में ऑलरेडी पढ़ चुका हूं. क्या फाइनल में आप कुछ नया नहीं पढ़ाते हैं? क्या फाइनल में इंटर वाले टॉपिक्स ही है कि फाइनल में कुछ नए टॉपिक्स है? ऑब्वियसली फाइनल में कुछ नए टॉपिक्स है. बट आप ये चीज समझो, जो फाइनल में अभी है वो इंटर पुराना एक्ट पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, और फाइनल में कुछ कुछ चैप्टर्स वो नया एक्ट पढ़ेगा. बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होने वाला है. आप हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, उसमें आप कुछ और सेक्शन रेफरेंस पढ़ के रखे हैं. अब वो सेक्शन रेफरेंस बदल गया है. अब वो सेक्शन रेफरेंस आपके फ्यूचर फाइनल चैप्टर्स में आएगा, विच विल डेफिनेटली क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, जितने भी फाइनल के स्टूडेंट है, आप लोग को भी स्क्रैच से इनकम टैक्स एक्ट 2025 मेरे साथ पढ़ना चाहिए. जो भी अभी क्लासेस आपको कराई जाएगी, everyone has to attend these classes
इंटर के बच्चे, आपको तो सब कुछ स्टार्टिंग के स्क्रैच से पढ़ाया जा रहा है, आपके दिमाग में तो कुछ है ही नहीं, आप तो सब कुछ नए चीजें से पढ़ोगे। बट जो फाइनल के स्टूडेंट है, आपको भी वापस से सब कुछ स्क्रैच से पढ़ना चाहिए। हाँ, कोई स्टूडेंट यहाँ पे हो सकता है कि नहीं सर, मेरा इनकम टैक्स एक्ट बहुत सॉलिड तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है, मुझे वापस से इतना डिटेल में आप जो इतना एक एक टॉपिक पढ़ाने वाले मुझे नहीं जानना, आप मेरे को इसका बाद में समरी करा देना, वो मेरे से हो जाएगा, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हो, कोई बात नहीं है, आप आराम से अभी फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए। इनकम टैक्स एक्ट 2025 का जब अपने 2 मंथ्स, 1.5 मंथ 2 मंथ्स अपना मोटा मोटी सिलेबस ग्रिप में आ जाएगा, इंटर वाले स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने में, फिर फाइनल वाले स्टूडेंट्स आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब ये आपका कॉल है कि आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं तो सारे लेक्चर्स कराऊंगा, मेरे ऐप में आपके फोल्डर में सारे चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है, और सारे चैप्टर्स आपको दिया भी जाएगा, सारे वीडियोस भी दिया जाएगा, क्योंकि एक्ट अब बदल चुका है, काफी चीज बदल चुके हैं, काफी अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, छोटे 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 अमेंडमेंट्स आते हैं जो अपने को पता नहीं चलते, सैलरी में कितने सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर वट एवर मतलब कभी भी आप जाएंगे, आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, कल को आप अपना सैलरी कैलकुलेट करोगे, आपको पुराना चीज पता है, तो ये चीज ठीक नहीं है, भले एग्जाम में टेस्ट नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए। और अभी भी वी डोंट नो, इंस्टीट्यूट अभी तक अपना कोई मटेरियल निकाला नहीं है, इंस्टीट्यूट जब मटेरियल निकालेगा, क्या पता है ये लोग सब कुछ आपके सिलेबस में डाल देगा, अभी तक वी डोंट नो, राइट। तो अभी तक जो भी मैं कराऊंगा, मैं ऐसे सबसे वर्स्ट पॉसिबल चीज क्या होगा फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए, कि इंटर के सारे टॉपिक्स फाइनल में भी है, और फाइनल के सारे टॉपिक्स जो फाइनल में होने चाहिए वो भी है, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो फाइनल वाला स्टूडेंट, आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना था, आई होप आपको मेरी बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। जून 27 के हमने बहुत पहले स्टार्ट कर चुके हैं क्लासेस, दिसंबर 27 के लिए भी अपने बहुत पहले कर चुके हैं क्लासेस स्टार्ट, तो अपने को टाइम को कोई लेके टेंशन नहीं लेना है, अपने इसी टाइम में क्लास करेंगे, आराम से रिलैक्स वे में क्लास करेंगे, एंड अपना सबसे मेन एजेंडा जो रहेगा वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी प्रोविजन टू दी कोर, एंड टू दैट एक्सटेंड की अपना अंडरस्टैंडिंग जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे करके सब बात करते चलो, एक एक करके सीएमए इंटर, और तो ये आपको क्लियर हुआ कि ये जो मैं इनकम टैक्स एक्ट 25 पढ़ा रहा हूं, मैं एकदम स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं, चाहे आप कैसे भी स्टूडेंट हो, आपको स्क्रैच से पढ़ना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, इसलिए मैं सबके लिए पढ़ा रहा हूं। तो इसमें इंटर के स्टूडेंट भी इन्वाइटेड है, वो तो है ही, फाइनल के स्टूडेंट भी इन्वाइटेड है, दोनों जन इन्वाइटेड है। लाइव बैच हो रहा है अपना जून 2027 एंड दिसंबर 2027 के लिए। न्यू सिलेबस को लेके बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, जो भी न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट जो भी लाएगा, अपने सब कुछ उसको कवर करेंगे, ठीक है। न्यू सिलेबस को लेके स्ट्रेस मत लेना, जो भी इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस में कुछ भी प्लस माइनस करेगा, अपने सब उसको कवर करेंगे, अपने सब चीज का सपोर्ट आपको देंगे, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो दिसंबर 26 वाला है भाई, तुम ये सब क्लास मत देखना, आई होप तुम नहीं देख रहा हो, आप लोग के लिए 1961 वाला ये एक्ट है, आप लोग को ये सब नहीं पढ़ना। तो सर अपना बेसिक बेसिक क्या है फंडामेंटल्स बैचेस का, एक तो सर आपको पता ही है कि मैं सीएमए एक्सक्लूसिव बैच पढ़ाता हूं, यानी कि सीएमए इंटर का और सीएमए फाइनल का जो भी क्लासेस हमारा होगा वो एक्सक्लूसिवली सीएमए करिकुलम के हिसाब से होगा। अभी ऑब्वियसली सीएमए इंस्टीट्यूट अपना मैट नहीं लेकर आया, न्यू सिलेबस के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो अपने मैं आपको सब कुछ जो लॉ में है वो सब कुछ कवर करा रहा हूं, और पास्ट टेंस के हिसाब से जो लॉ में हो चुका है वो मैं आपको कवर करा रहा हूं, एवरीथिंग आई एम कवरिंग। अब इंस्टीट्यूट कल को कोई चेंजेस करेगा तो आपको मैं अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस में स्ट्रक्चरिंग कर दूंगा। कंप्लीट कवरेज होगा सर अपना इनकम टैक्स एक्ट 2025 का, जो भी आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से प्रोविजंस है, एवरीथिंग विल बी टॉक टू यू। फुल्ली हमारा लाइव क्लासेस होगा विद वीडियो बैकअप फैसिलिटी, मतलब अगर आज आप मान लो लाइव आए हो, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप मेरे साथ लाइव नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं, आप उस दिन का बैकअप कर लेना, और बैकअप फैसिलिटी जो होगी आपको मैं ट्राई करूंगा सेम डे देने का, यानी कि जैसे मान लो आज अपना शाम को क्लास ओवर हो रहा है 8:30 8:45, मैं ट्राई करूंगा कि आपको सेम डे आपका क्लासेस आपको ड्राइव पे अपलोड कर दूं, सो दैट आप रात को देख सको। नहीं तो कभी कभार हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग होगा, तो प्लीज कुछ टाइम कभी हो सकता है, बट अपने ट्राई करेंगे सेम डे करने का। क्लासेस अपने जनरली बेटा मंडे टू फ्राइडे तो फिक्स है, सैटरडे में ऑल्टरनेटिव सैटरडेज मैं टेस्ट के लिए रख सकता हूं या रिविजन्स के लिए रख सकता हूं, बट मंडे टू फ्राइडे आप एकदम नियम करके चलना कि आपका क्लासेस होगा। अपने अभी तक मोटा मोटी टाइम ये सोचे हैं 6:30 PM टू 8:30 PM, जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस होता है विल सी, अगर अपने को ऐसा लगा कि अपने को मॉर्निंग टाइम शिफ्ट करना है तो अपने मॉर्निंग टाइम करेंगे, बट अभी के लिए अपना टाइमिंग 6:30 टू 8:30 PM ही रहेगा। एक्सपेक्टेड बैच कंप्लीशन ये मैं फाइनल के लिए बोल रहा हूँ जैन 2027, और इंटर वाले बच्चे जैसे आप सबको पता है कि आपका डीटी आईडीटी दोनों है, तो आपका भी मोटा मोटी ये टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट टैक्स इंटर का कंप्लीट होने के बाद आपका आईडीटी स्टार्ट करेंगे, और आईडीटी दिसंबर 27 तक आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 महीना 2 महीना 5 महीना आपका आराम से डीटी आईडीटी कंप्लीट करने में बेटा लगता है, ये आइडियल टाइम है।
ठीक है ना। तो ये था अपना बेसिक बैच के फीचर्स को लेके, ठीक है। एवरीथिंग मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। एवरीथिंग मेरे को लास्ट तक बताने दो, मेरे को जो भी बताना है आपको एवरी एक एक चीज बताया जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर कोई क्वेरी तब भी बच गया, आप बताना, मैं रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। यस सर। स्टडी मटेरियल में अगर अपने आते हैं, स्टडी मटेरियल वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पे मेरे को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ नया कर रहा हूँ। सीएमए इंटर के लिए डीटी और आईडीटी है। इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट बुक, डीटी का 2 और आईडीटी का 1, ठीक है। ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 और लेटेस्ट जीएसटी लॉ के हिसाब से मिलेगा। 2 प्रैक्टिस बुक अपना सॉफ्ट कॉपी, प्रैक्टिस बुक होता है मेरा सेवियर, सेवियर का प्रिंटेबल सॉफ्ट कॉपी आपको दिया जाएगा विद द रीसेंट लॉज अमेंडेड, और वो आपको जो है सॉफ्ट कॉपी में दिया जाएगा जो आप प्रिंट करा सकते हैं। तो आपको 3 कॉन्सेप्ट बुक हार्ड कॉपी में मिलेगा और 2 प्रैक्टिस बुक सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। टोटल 5 बुक आपको मेरे तरफ से मिलेगी, 3 हार्ड कॉपी 2 सॉफ्ट कॉपी, डीटी आईडीटी मिलाकर। फाइनल में अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स में, तो 2 आपको कॉन्सेप्ट बुक हार्ड कॉपी में मिलेगा और प्रैक्टिस बुक भी आपको कॉन्सेप्ट बुक हार्ड कॉपी में मिलेगा। तो आपको टोटल कितना बुक मिल रहा है फाइनल डीटी में? 3 बुक मिल रहा है। अब इस बार मैंने अपना मैथ को पूरा रिवैम्प किया है। होता है ना कि सर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशंस, स्टूडेंट सजेशंस, मैंने अपने मटेरियल को इस बार बहुत हद तक रिवैम्प किया है। मैंने अपने मटेरियल को जो पीडीएफ है, जो मेन पीडीएफ है जिससे अपने पढ़ेंगे, उसको कलरफुल बनाया है। कलरफुल बनाया है, उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली डिजाइन करवाया है, और बहुत ज्यादा हद तक उस मैथ के कंटेंट को कम किया है। और उसमें जो आपके लेटेस्ट लॉज के हिसाब से जो इंस्टीट्यूट ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी है, और बहुत ही लूसिड मैनर में ये मटेरियल बनाया गया विद बहुत सारे चार्ट्स, अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशंस, और ये सारे चैप्टर्स के ऊपर इसी तरीके से काम चल रहा है बेटा। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, ये पीडीएफ है ना, आपको सारे चैप्टर्स का बिफोर द क्लासेस, मतलब जैसे जैसे क्लास स्टार्ट हो रहा है वैसे वैसे, जैसे आज मान लो एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको 2 दिन पहले हाउस प्रॉपर्टी का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपको ऐसा है, अगर आपको ऐसा लगता है आप इस तरह के स्टूडेंट हो दैट यू वांट टू राइट ऑन द पेपर और यू वांट टू राइट ऑन द, एक होता है ना कि सबको किसी किसी को स्टूडेंट है कि उसको लिखने का हैबिट होता है, तो आप प्लीज प्रिंट करा लीजिएगा, आप प्लीज वो पीडीएफ प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको 2 दिन पहले पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा कलरफुल, आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करा लो, कलर प्रिंट कराओ, रिस्पेक्टिव आपका चॉइस है। ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मटेरियल जो है, जब तक सारा मटेरियल एक साथ कलेक्ट नहीं हो जाता, एक तरह सारा चैप्टर्स अपडेट नहीं हो जाता, जो कि मेरा टारगेट है कि मैं मिड सितंबर तक करके आप लोगों को दे दूं। माय टारगेट इज कि मैं मिड सितंबर तक आपका पूरा मटेरियल, दोनों वॉल्यूम का सारा मटेरियल अपडेट करके आप लोग को प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जो फाइनल के स्टूडेंट्स है बेटा, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि फाइनल में जो अपने अभी पढ़ रहे हैं ना, ये मैं आपको एकदम एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाहे तो अभी तुरंत के तुरंत क्लास छोड़ के जा सकते हो, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी विद टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। बट प्रैक्टिकली आप लाइफ में पीछे रह जाओगे, आपको बेसिक फंडामेंटल ज्ञान नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में फंस जाओगे। सो माई प्रेडिक्शन, माई रिकमेंडेशन, यू शुड अटेंड द क्लास फ्रॉम डे 1। आपको सारी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, फाइनल वाले बच्चों आपको तो मिलेगा ही, इंटर वाले बच्चे आपको भी मिलेगा, लेकिन अभी जैसे मान लो इनिशियल 5-6 चैप्टर्स मैं कराऊंगा, वो फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्ट कॉपी में ही जाएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, वो इस बुक का पार्ट ही नहीं बनता है। वो बुक का पार्ट, जैसे सैलरी है, जो फाइनल वाले स्टूडेंट आप जान रहे हैं, सैलरी है, एचपी है, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस है, एग्जेम्पशन है, एग्रीकल्चरल इनकम है, ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना होता फाइनल के लेवल में। अब अगेन वी डोंट नो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, अपने को नहीं पता, बट रीजनेबली लग रहा है कि इंस्टीट्यूट भी ये सब आपके फाइनल में नहीं लेकर आएगा, और ये नहीं रहता है, बट आपको जानना चाहिए, क्योंकि सर अब सेक्शन नंबर्स चेंज हो गया है, सीक्वेंस चेंज हो गया है, सेक्शन में कुछ शेड्यूल्स आ गए हैं, कुछ अपेंडिक्स आ गया है, कुछ एग्जेम्पशंस आ गया है, अलग अलग शेड्यूल में रेफर हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली क्रोनोलॉजिकली हैज बिकम डिफरेंट। दैट इज वाई आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। अपने को बस एक सिंपल सी समझना बेटा कि अपने अंडरस्टैंडिंग जो है कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। मिड सितंबर से अपने स्टार्ट करेंगे अपना मिड सितंबर या मान लो 3rd वीक ऑफ सितंबर तक अपने स्टार्ट करेंगे डिस्पैच, धीरे धीरे करके आपको बुक्स दे दिया जाएगा, ठीक है, पूरा प्रिंटेड बुक। और अपने ऐसा नहीं है कि अगर सब जब तक 2-2 बुक 3-3 बुक नहीं आएगा तब तक नहीं, जैसे एक बुक रेडी होता है तुरंत आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा, सो दैट आपका टाइम बिल्कुल भी लॉस नहीं हो,
ठीक है, मैं इसी काम में दिन रात लगा हूं, पूरा मटेरियल को एकदम इस तरीके से आपके लिए रिवैम्प कर रहा हूं ना कि आपको देखते मजा आ जाएगा कि नहीं सर मजा आ गया, थोड़ा समय लगा बट डेफिनेटली इट वाज वर्थ अ वेट। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर मटेरियल। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आपने जब भी क्लास लिया है आप क्लास अटेंड करिए, पीडीएफ आपके पास है, आपको नोट्स बनाने नोट्स बनाइए, मैं हैंड रिटन नोट्स लिखाऊंगा वो भी लिखिए, सब कुछ करिए। मटेरियल के लिए थोड़ा सा हमें समय दे सो दैट हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको डिलीवर कर सके। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें समझ में आया होगा सर। ओके, अब ये मटेरियल एंड ऑल कैसे मिलेगा? जिस दिन आपने एडमिशन ली थी आपको हमारे एंड से एक ईमेल गया था, ईमेल जो गया था उसमें आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया गया था। ठीक है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में शेयर्ड ऑलरेडी, आप चेक कर लो, उसको प्लीज सेव कर लेना। जितने जितने भी इधर उधर के मेरे जितने भी नोट्स रहेंगे फ्यूचर में, मैं जो भी आपके साथ शेयरिंग करूंगा, चाहे वो मैराथन हो मॉक टेस्ट हो, सब कुछ आपको इसी गूगल ड्राइव के लिंक में दिया जाएगा। उस वो अपने कॉमन ड्राइव है जिसमें अपने सब कुछ आपको शेयर करके देंगे, और वो ड्राइव लिंक आपको एक जगह अपने आप बुकमार्क कर लो, शेयर सेव कर लो, सो दैट कल को आपको कुछ भी हम अपडेट्स दे, हम आपको उस ड्राइव में सारा का सारा पीडीएफ्स दे देंगे। एक वन लोकेशन कॉमन प्लेस में ही वो सारे पीडीएफ्स रहेंगे जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सको। ठीक है सर, मेरे क्लास में पढ़ाने का क्या तरीका होता है? मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखता हूँ, कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई पॉसिबल चार्ट्स बन सकता है तो चार्ट्स लिखाता हूं, एंड देन वी गो टू दी क्वेश्चंस, वी सॉल्व दी क्वेश्चंस, वी सॉल्व दी आंसर्स, एंड कुछ कुछ आंसर्स लिखाते हैं, कुछ कुछ आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। तो अपना सिंपल प्रोसेस है, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो और फिर बाद में बच्चे को अंडरस्टैंडिंग के बाद, इसके बाद कनेक्ट करना है विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और फिर फाइनली वी हैव टू राइट द आंसर्स। तो इंपॉर्टेंट चार्ट्स हुआ, रिवीजन नोट्स हुआ, ये सब कुछ अपने क्लास में आपको लिखाते हैं और क्लास में एक्सप्लेन भी करते हैं। स्पेशल एम्फेसिस दी जाती है हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, एंड डेफिनेटली इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ये मेरे में एक वीक पॉइंट है जो बच्चे बोलते हैं कि मैं बहुत 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 ज्यादा डिटेल में जाता हूं एंड आई विल नेवर कंप्लीट द सिलेबस क्विकली, जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग द अंडरस्टैंडिंग। मेरा टाइम ज्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा, बट डेफिनेटली सीइंग द ट्रेंड ऑफ द पेपर, डेफिनेटली अब अपने अंडरस्टैंडिंग को मोल्ड करेंगे एंड अपने अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो चैप्टर्स अनइंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा सा कम समय देंगे, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे ज्यादा एग्जाम में आने की चांसेस है उसमें ज्यादा टाइम देंगे। सो दिस विल बी आवर मॉडस ऑपरेंडी फॉर द क्लासेस। CMS फाइनल स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्पेशली बताई दी, यू आर रिकमेंडेड टू स्टडी द न्यू लॉ फ्रॉम स्क्रैच इवन इफ सर्टेन पोर्शंस मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेवेंट फॉर योर immediate examination. Alternate students may choose to wait until the final exclusive chapters commence. बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं इंटर में एकदम फाड़ के पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स, मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया से किया हुआ है, मेरे को इतना डिटेल में जानना नहीं है, तो यू आर फ्री। आप अभी बाकी सब सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दो जो कि आपका जिस पे आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जब फाइनल के एक्सक्लूसिव चैप्टर स्टार्ट होंगे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन से याद आया कि जैसे आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये मत सोचना कि आप मेरे को देखेंगे नहीं, अपने यूट्यूब पे ये सब के सब चलाएंगे। रिवीजन सेशंस हुआ, मैराथन सेशंस हुआ, प्रैक्टिस सेशंस हुआ, सुपर 30 सेशंस हुआ, मॉक टेस्ट हुआ, सब कुछ आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हमारे यूट्यूब पे सब कुछ। और हर टर्म हम करते हैं, आप हमारे चैनल में जाके चेक कर सकते हो। स्टूडेंट सपोर्ट का जब बात आए तो एकेडमिक क्वेरीज अगर आपको पूछना, यानी जहां पे मेरा इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको ईमेल के थ्रू ही पूछना पड़ेगा nikunjgoenka@gmail.com, या फिर हमारा एक बैच का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको एडमिशन वाले दिन दे दिया गया था। आपको एडमिशन डेट जिस दिन आपने एडमिशन लिया था ना, आपको मेल गया था, टेलीग्राम लिंक दिया गया था जो हमारा बैच का एनरोल स्टूडेंट का लिंक है। आप उसमें भी हमें क्वेरी पूछ सकते हो, उसमें स्टूडेंट्स भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, एंड आई कीप ऑन रिप्लाइंग इन द ग्रुप। वरना आपको एकेडमिक क्वेरीज मेल करना है, और कभी अगर मुझे ऐसा लगा कि आपका लंबा चौड़ा लिस्ट आ गया है तो मैं आपको कॉल करके आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर क्वेरीज। जहां मुझे लगा टाइपिंग करने में मुझे डिफिकल्टी हो रही है, तो या तो मैं ऑडियो रिप्लाई कर दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे, या तो मैं आपको कॉल करके आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। बाकी कोई भी अगर क्वेरी है ना बेटा, तो प्लीज आप हमें व्हाट्सएप करें 9007922093 में। कभी कोई क्लासेस नहीं चल रहा है या बुक्स लेट आ गया, ट्रैकिंग आईडी नहीं मिला आपको, व्हाटएवर, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप इसको सेव कर लेना अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में NGC ऑफिशियल नंबर बोल के 9007922093 को आप प्लीज सेव कर लीजिएगा।
कनेक्ट होने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पता ही है, निकुंज गोइंका टैक्स मेंटो को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और प्लीज हम आपको एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे। वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप सारे स्टूडेंट्स के लिए, एनरोल्ड नॉन एनरोल्ड सब के लिए, बट उसको लीव मत करिएगा, ठीक है? ठीक है, उसको लीव मत करिएगा। ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप प्लीज लीव मत करिएगा, क्योंकि उसमें हम बहुत सारा अपडेट्स भेजते हैं। जैसे मान लो कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो हम उस चैप्टर में उसी ग्रुप में हम अपडेट भेजेगा, तो उसको लीव मत करेगा। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप को आपको लीव नहीं करना है। उसमें खाली एनरोल स्टूडेंट ही होते हैं, बेग योर पार्डन। जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें खाली एनरोल स्टूडेंट होते हैं। आपको ऐड किया गया होगा, आप देखे होंगे, उसमें खाली एनरोल स्टूडेंट और कोई नहीं है। हम जो भी कोई नया अपडेट लेकर आने वाले हैं, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ भी है, सब कुछ आपको उसमें अपडेट देंगे। तो आप लोगों को लीव नहीं करना है। ऑल द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, रेगुलर अपडेट्स, द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विल बी कम्युनिकेटेड डायरेक्टली थ्रू दैट ग्रुप। फोकस अपने को बहुत सिंपल रखना है बेटा। अपने को लॉ बहुत अच्छे से समझना है, अपने को कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, सो दैट वी कैन क्रैक आवर सीएमए एग्जामिनेशन। तो चलिए अपने एक दूसरे के साथ मिलके आप लोगों का भविष्य बनाते हैं। और एक चीज आप प्रण लेते हैं बेटा, जो भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, बीच में क्विट नहीं करेंगे। मतलब बीच में हार नहीं मानेंगे कि टैक्स बहुत बड़ा है, डीटी बहुत बड़ा है, हो नहीं रहा है, इट्स नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। चैलेंजेस आएगा, डिफिकल्टी आएगा, उसका सामना करेंगे। यही लाइफ है बेटा। क्योंकि आप अगर चैलेंजेस को सामना करना सीख गए, दैट इज ऑल व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। इफ यू ओवरकम द चैलेंजेस, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बिकॉज क्या होता है, अपने ईजी चीज तो कर लेते हैं, डिफिकल्ट चीज नहीं कर पाते हैं। डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्यों लगता है? जब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तब तक वो डिफिकल्ट है। जैसे आपको चीज समझ में आ जाए आपको डिफिकल्ट नहीं लगता। वो अपने क्लास का सबसे बेसिक पिलर है, जिसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर जिस भी मोड में क्लास कर रहे हैं, आप ट्राई करो उसी मोड में हमेशा करने का। कभी लाइव, कभी वीडियो, कभी लाइव, कभी वीडियो, ऐसे मत करना, ठीक है? बीच में कभी लाइव आके मेरे को क्वेरी पूछना है, डाउट पूछना है, तो बीच में स्टार्टिंग में आ गया और फिर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज ऑल ओके। अगर आपको कोई ऐसा है कि जैसे मान लो 6:30 है, मैं 6:20 6:25 स्टार्ट ट्राई करूंगा, लाइव आ जाए करूंगा। किसी को कोई डाउट पूछना, डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट पूछ लो, फिर अपना चले जाओ जब आपको एग्जिट करना है। बट ट्राई करना कि आप मेरे स्पीड के हिसाब से रहे, सो दैट आप क्लासेस को अच्छे से एंजॉय कर सके, ठीक है? तो सो दैट आपको जो है आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्त। देखो एक न्यू लॉ है, आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है, मेरे लिए कोई पुराना नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लास्ट 6 मंथ्स हो गया मुझे इसको पढ़े, बट अभी भी काफ़ी चीज़ है जो मुझे नहीं आइडिया है इसके बारे में। बट फिर भी मैं बैच स्टार्ट किया, क्यों? मुझे पता है, आई एम कॉन्फिडेंट कि जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस होगा मैं आगे के चैप्टर्स पढ़ लूंगा, मेरे को समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा हाथी घोड़ा चीज़ नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील दैट, बिकॉज आई बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट 8 to 9 years। जब से मैंने सीए प्रोफेशन में, कम्युनिटी में ज्वाइन किया है, तब से टैक्सेशन मुझे अच्छा लगा। आई लव दिस सब्जेक्ट, आई एंजॉय दिस सब्जेक्ट, आई एंजॉय इंटरप्रेटिंग दिस सब्जेक्ट। तो द बेटर यू एंजॉय, द मोर एंजॉय, द बेटर इट्स फॉर यू। आज आप कोई चीज को एंजॉय करके करोगे तो ज्यादा आपको ज्यादा रिजल्ट देगा। नहीं एंजॉय करके करेंगे, हाफ हार्टेडली करेंगे, रो धो के करेंगे, तो कोई पॉइंट नहीं है बेटा। तो फाइनल वाले स्टूडेंट मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी दोस्त के बहकावे में मत आइएगा। आपका लाइफ है, आपका करियर है। अगर आप फ्यूचर में चाहे, इनकम टैक्स एक्ट नया है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप कल को आईटी में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बहुत पुराने सीएज है जो इनकम टैक्स एक्ट 25 को इतना जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, आप कर पाओगे। तो स्क्रैच से स्टार्ट करना ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एंड डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इंटर वाले बच्चे, आप लोग नए नए ताजा ताजा फूल आए हो, आप लोग के लिए बहुत एक, मैं तो बोलूंगा आप लकी हो कि आपका टर्म पहला टर्म है जहां से न्यू आईटी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, और आपको वापस से कोई भी पुराना एंड ऑल चीज नहीं पढ़ना है, आप नई ही चीज में एंटर कर रहे हो, ठीक है? तो आप इंटर वाले स्टूडेंट, आपके लिए डीटी आईडीटी दोनों है। आपको पहले डीटी पढ़ाया जाएगा, डीटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने आईडीटी में जाएंगे। ट्रस्ट मी, आईडीटी इज वेरी इजी। अगर डीटी तुमको 100% टफ लग रहा है तो आईडीटी 50% भी टफ नहीं लगेगा, पूरा आधा का तुम्हारा डिफरेंस है, ठीक है? ये मेरे को बेसिक चीज आपको समझानी थी। अगर इसके अलावा, इसके रिलेटेड कोई अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट्स मिस किया है या आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, तो आप लोग प्लीज चैट में लिख सकते हो, ठीक है? ये मेरा स्टडी मटेरियल है बेसिक कॉन्सेप्ट का। ये अपने आपको जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, इसका पीडीएफ अपने ड्राइव लिंक में अपलोड कर दिया गया है। तो वो अपने, ये अपने आज नहीं पढ़ेंगे,
ये अपने आज कुछ नहीं करेंगे। आज का अपना पूरा एजेंडा क्या रहेगा? ओरिएंटेशन, कि अपने कैसे आगे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं, सब कुछ आपको डिटेल में समझाया जाएगा। आप उसका वरी मत करिएगा, ठीक है? एक बेसिक फ्लो आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स का पहला चैप्टर से ही स्टार्ट कर दिया। इनकम टैक्स का भी पूरा बेसिक्स, एक हेलीकॉप्टर राइड में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। मतलब तुमको पिक्चर दिखाने के पहले ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। वो ट्रेलर से आपको आइडिया लगेगा कि ओके दिस इज हाउ द एंटायर इनकम टैक्स लुक्स लाइक, राइट? तो चलो अपने एकदम बेसिक में आते हैं बेटा। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स। एकदम बेसिक में आते हैं। बेसिक में मतलब सबसे पहले समझो कि अपने इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग व्हाट? वी आर स्टडिंग इनकम टैक्स लॉ। अब इनकम टैक्स लॉ जब पढ़ते तो लॉ वर्ड आता है। लॉ मतलब क्या? कानून। अब एक चीज समझो कि पूरा हमारा इंडिया जो है, अपना जो इंडिया है, इट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर। उसका और उनका ऑर्गेनाइजेशनल अपना स्ट्रक्चर क्या है? हाउ डज लॉ इज डिवाइडेड, मतलब लॉ को किस तरीके से डिवाइड किया गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे मैं अगर पहले बात करूं, आप अगर लिखना चाहें ना तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर मैं बाद में लिख लूंगा जब आप इसका पीडीएफ दे देंगे, तो भी आप कर सकते हैं। लिखना चाहे साथ साथ तो लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कि सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप समझो कि लॉ में जो होता है सबसे पहले होता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। सबसे पहले होता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन। कितने ऑर्गन्स है? 3 ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, जुडिशरी ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का अपने बात करें तो वो होते हैं लॉ मेकर्स, जो लॉ को बनाते हैं। लॉ कहां बनता है? चलिए मेरे को बताइए तो लॉ कहां बनता है? वेयर इज लॉ मेड? पार्लियामेंट। लॉ बनता है पार्लियामेंट में, राइट? और दूसरा कॉल कहां बनता है लॉ? स्टेट असेंबली में, जिसको अपने बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है, पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है वो कहां एप्लीकेबल होता है? वो एप्लीकेबल होता है ऑल ओवर इंडिया। पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है वो एप्लीकेबल होता है ऑल ओवर इंडिया। कम ऑन गाइस, इट्स नॉट अ रिकॉर्डेड क्लास, इट्स अ लाइव क्लास। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं जवाब दीजिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लॉ किधर बनता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लॉ है वो बनता है, वो जो एप्लीकेबल होता है वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है। यानी जिस स्टेट ने वो लॉ पास किया वो उसी पे एप्लीकेबल होता है। जैसे कि आपने सुना होगा लोकसभा राज्यसभा, राइट? सुना आपने? लोकसभा राज्यसभा ये पार्लियामेंट के अपर हाउस लोअर हाउस है। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा एंड विधान परिषद, ये सब क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अपर हाउस लोअर हाउस है। तो लॉ मेकर क्या है? अल्टीमेटली लॉ कहां बनता है? पार्लियामेंट में लॉ बनता है। उसमें मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनकी वोट कास्टिंग होती है, फिर ही लॉ को फाइनली अप्रूव किया जाता है और वो एक्ट बनता है। इसके पीछे भी एक सिंपल स्टोरी है। मान लो एक बिल है, एक बिल पहले प्रपोज होता है, पहले बिल प्रेजेंट होता है। बिल कौन लेकर आता है? गवर्नमेंट लेकर आती है। बिल प्रेजेंट होता है लोकसभा में, ठीक है? बिल प्रेजेंट हुआ लोकसभा में, लोकसभा उसको अप्रूव करेगा, फिर भेज देगा राज्यसभा में, फिर भेज देगा कहां पे? राज्यसभा में। आई नो बहुत सारे बच्चों को पता होगा स्टेप, फिर भी एक बार देखो, एक मुझे करवाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में ये क्लास देखते हैं और उनको लॉ का बेसिक चीज ही नहीं पता, तो आगे टैक्स कैसे पढ़ेंगे वो। सेंड टू राज्यसभा, बिल प्रेजेंट होता है लोकसभा में, इट इज सेंड टू राज्यसभा, राज्यसभा उनको अप्रूव करता है। अच्छा, जरूरी थोड़ी ना अप्रूव करेगा, नहीं, राज्यसभा कोई चेंजेस सजेस्ट करता है तो बिल वापस लोकसभा के पास चला जाता है, लोकसभा उस चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करता है, फिर राज्यसभा को भेजता है, और फिर राज्यसभा अगेन उस चीज को रिट्रेट करके अप्रूव करता है। राज्यसभा अप्रूव करता है, एंड रिटर्न्स टू लोकसभा, और लोकसभा को भेज देता है वापस। फिर अब ये जाता है प्रेसिडेंट, इट मूव्स टू प्रेसिडेंट। सर ये सब एग्जाम का पार्ट नहीं है, ये सब आपके नॉलेज का पार्ट है। ये प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर फाइनल एसेंट। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी लॉ इंडिया में लागू नहीं हो सकता है। टू प्रेसिडेंट फॉर फाइनल एसेंट।
तो जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो ये बन जाता है एक्ट। तो पहले क्या था? बिल, बाद में क्या बन जाता है? एक्ट। फर्स्ट इट इज बिल, देन इट इज कन्वर्टेड टू एक्ट। तो ये पूरा लॉ बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। बिल प्रेजेंट होता है लोकसभा में, अप्रूव होता है, सेंड टू राज्यसभा, वहां पे अप्रूव होता है, फिर रिटर्न टू लोकसभा, फिर सेंड टू प्रेसिडेंशियल असेंट, फिर प्रेसिडेंशियल असेंट करते हैं, उसको एक्ट बनाते हैं। एक्ट बनता है ऑफिशियल गैजेट में, भारत का राजपत्र, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके उसको एक्ट का रूप दे दिया जाता है, ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। गाइस कम ऑन कम ऑन, कोई भी एक स्टूडेंट रिप्लाई तो करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर अपने बात करें एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन मतलब कौन होते हैं? गवर्नमेंट। अल्टीमेटली लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा? अरे पार्लियामेंट मेंबर्स तो लॉ बना दिया, वो लोग ही थोड़ी ना जा जाके, अब तुम्हारे पास थोड़ी ना मोदी जी आके इनकम टैक्स मांगते हैं, जीएसटी मांगते हैं, वो थोड़ी ना जा जाके सबसे कलेक्ट करेंगे टैक्सेस। उनका काम था पार्लियामेंट में लॉ बनवाने का, बन गया लॉ। अब सरकार को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एडमिनिस्टर्स। सरकार क्या करेगा? लॉ को एडमिनिस्टर करेगा। सरकार क्या करेगा? लॉ को एडमिनिस्टर करेगा, मतलब एग्जीक्यूट करेगा। लॉ एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका काम किसका है? गवर्नमेंट का है, ये पार्लियामेंट का नहीं है। ये काम किसका है? सरकार का है। सरकार डिसाइड करता है कि भैया लॉ कैसे एडमिनिस्टर करना है। अब सरकार इसके लिए क्या बना के रखा है? अपना पूरा मशीनरी बना के रखा है। जैसे आपको पता ही होगा, एक सिंपल, अगर आपको कैबिनेट का पता ही होगा, जैसे पीएम के नीचे बहुत उनका कैबिनेट मिनिस्टर्स है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स है। मिनिस्टर्स ऑफ यूथ, मिनिस्टर्स ऑफ एचआरडी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत। अपने को बेसिकली किसके बारे में जानना है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में ये वाला टैक्स का अगर अपने बात करें तो टैक्स रिलेटेड मैटर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करता है। टैक्स रिलेटेड मैटर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करता है। अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना बेटा, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, ऑब्वियसली आपको पता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे देश में? निर्मला सीतारमण जी। तो शी इज हेड्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अल्टीमेटली शी इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीएम। पीएम बस उनसे बात करेंगे और उनके नीचे जो मेन मेंबर्स हैं उनसे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इज हेडेड बाय निर्मला सीतारमण जी। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से आपको बेसिक डिपार्टमेंट का नाम बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है बेटा। अपने को बेसिक जानना है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का काम क्या पता है? इनका काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना। रेवेन्यू कलेक्शन का काम किसके पास है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास है, जो अल्टीमेटली किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे दो बोर्ड्स बनाए गए हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सीबीडीटी डिसाइड करता है कि इनकम टैक्स को मैनेज कैसे किया जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो डायरेक्टली हम पे लगता है, जैसे इनकम टैक्स, सीबीडीटी डिसाइड करता है कि डायरेक्ट टैक्स किस तरीके से मैनेज किया जाए, एडमिनिस्टर किया जाए, कलेक्ट किया जाए, कैसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया जाए। तो सीबीडीटी को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पावर दे के रखा है फुल्ली। सिमिलरली फॉर इनडायरेक्ट टैक्स सीबीआईसी के पास पावर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, नाम से क्या लग रहा है कि जितने भी जीएसटी मैटर्स हुए या कस्टम्स रिलेटेड मैटर्स हुए, ठीक है,
जीएसटी क्या हुआ आपको पढ़ाया जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। आपने क्लासेस लिया, आपसे जीएसटी कलेक्ट की गई, पता है आपको, आपने टैक्स दे दिया। आप मूवी हॉल जाते हो सिनेमा देखने के लिए, आप बैठे बैठे घर में ऑनलाइन फूड मंगाते हो, सब पे जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है आपसे। तो यू आर अल्टीमेटली पेइंग टैक्सेस इनडायरेक्टली। आपको प्राइस में वो कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो आप पे कहीं ना कहीं बर्डन आ रहा है। डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये दो अलग अलग बोर्ड है जो अल्टीमेटली मैनेज कर रहा है डीटी एंड आईडीटी के एडमिनिस्ट्रेशन पावर को। तो ये हुआ सीबीआईसी, ये हुआ सीबीडीटी। अब इसके नीचे, इनके नीचे बहुत सेक्टर ऑफिसर्स है, इनके नीचे बहुत फील्ड ऑफिसर्स है, उनको हम फील्ड ऑफिसर्स बोलेंगे। उसके बारे में अभी आपको डिस्कस नहीं करना है। बहुत सारे ऑफिसर्स है, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, बहुत, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ऐसे बहुत सारे रैंक ऑफ ऑफिसर्स है जो अल्टीमेटली आईआरएस ऑफिसर होते हैं। सुना है कभी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यूपीसीएससी, यूपीएससी एग्जाम होता है, हाँ, आईएएस ऑफिसर है, आईआरएस ऑफिसर है, ठीक है। 12th फेल मूवी देखा होगा, वो आईआरएस ऑफिसर बनता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, सॉरी वो आईपीएस ऑफिसर बनता है, इंडियन पुलिस सर्विस। जो 12th फेल में विक्रांत मसीह एक्टिंग करता है ना जिनका, वो आईपीएस ऑफिसर बनता है, तो वो भी यूपीएससी एग्जाम देता है। अल्टीमेटली ये होता है। वैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इसके इनके पूरे फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया लगा आपको। लेजिस्लेटिव ऑर्गन हुआ लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हुआ लॉ एग्जीक्यूटर्स। अब एक तीसरा का भी रोल होता है जुडिशरी, जो होता है लॉ इंटरप्रेटर्स। भाई लॉ इतना कोई इजी लैंग्वेज नहीं है। हाँ, अब इनकम टैक्स एक्ट को इन्होंने सिंप्लीफाई करने का तरीका बनाया है, सिंप्लीफाई काफी हद तक हुआ है, कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी लॉ इट्स अ लीगल लैंग्वेज, इट्स नॉट अ नॉर्मल लैंग्वेज, इट्स लीगली ड्राफ्टेड, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करता है, लॉ इंटरप्रेट करता है। जुडिशरी लॉ इंटरप्रेट करता है। कल को मान लीजिए टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर यानी सरकार, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, सरकार ने बोला नहीं, एज पर द लॉ आपको इतना टैक्स देना चाहिए, हम बोले नहीं, ये लॉ का इंटरप्रिटेशन तो कुछ और है। अब कौन इनके बीच में सोल्यूशन का समाधान करे, बीच में टपकेगा जुडिशरी। जुडिशरी को लॉ इंटरप्रेटर कहा जाता है। जुडिशरी विल इंटरप्रेट द लॉ, यानी कि जैसे मान लीजिए, अगर मान लो, अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया, सिंपल एग्जांपल दूं, हाई कोर्ट, मान लो हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, मान लो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, तो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में मैं कर्नाटका का टैक्स पेयर हूं, मैंने हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में मान लो मेरा केस चल रहा है, तो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका डिसाइड करेगा कि ये केस का क्या होगा। या तो ये केस मेरे फेवर में जाएगा, या तो ये केस डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा। तो कर्नाटका हाई कोर्ट विल डिसाइड। तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट जो है, इनका जो डिसीजन होगा ये कहां पे एप्लीकेबल होगा, ये उस रिस्पेक्टिव स्टेट में एप्लीकेबल होगा, कर्नाटका के स्टेट में एप्लीकेबल होगा जो भी वो डिसीजन होगा। यानी कि मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैं अपना इनकम टैक्स कलेक्ट पे किया, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से मेरा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर से जो इनकम टैक्स पे करना, तो मैंने कम पे किया, ये डिसाइड किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने कि हाँ कम पे किया। तो इन दिस सिचुएशन वो जो जजमेंट है कर्नाटका का, वो कर्नाटका के स्टेट में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हाई कोर्ट इज अ जुडिक्शन का जगह, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड, इंडिया लेवल पे एप्लीकेबल होता है उनका जजमेंट, बट हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है इट अप्लाइज विद इन स्टेट। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी ये जुडिशरी है, हाईएस्ट जुडिशरी इन इंडिया तो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो भी इंटरप्रेट करते हैं, वो भी डिसीजन को डिसीजन देते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, लॉ को इंटरप्रेट करने का। तो इट अप्लाइज ऑल ओवर इंडिया। सर ये सब बिल्कुल आपके, जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये सब आपके नॉलेज के लिए कर रहा हूं, सो दैट आपको आगे जाके टॉपिक जो है इससे समझ में आए। इट हैज टू बी कनेक्टेड, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो गया, जुडिशरी ऑर्गन हो गया, ये 3 मेन पिलर्स है हमारे टैक्सेशन स्ट्रक्चर के। इनके बिना टैक्स अधूरा है। बनाना पड़ा लॉ, लॉ एग्जीक्यूट करवाना और लॉ इंटरप्रेट करवाना। तो ये हुआ 3 मेन पिलर्स। क्लियर है सबको अभी तक? कोई डाउट? नहीं सर। अब बेसिक फंडामेंटल्स में आते हैं।
उसके बाद मैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी चले जाऊंगा, वरी नहीं है। व्हाट इज टैक्स? अल्टीमेटली टैक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, इट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। आज भाई हम इंडिया में रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, एक स्ट्रक्चरल वे में रह रहे हैं, हमें रोड्स मिल रहा है, हमें हमें यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, हमें डिफेंस सर्विसेज मिल रहा है, हमें गवर्नमेंट सर्विसेज मिल रहा है, पानी मिल रहा है, राइट, एयर पोल्यूशन से बचा हुआ है, हम एयर क्लीन एयर मिल रहा है, व्हाटएवर जैसा भी क्वालिटी में मिल रहा है। तो हम कितना चीज हम सरकार का यूज कर रहे हैं। आज हम सुबह उठते हैं, अब मेट्रो में जाते हैं, तो मेट्रो भी अपने को एक बहुत कम रेट में अपने को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, क्योंकि वहां पे बेसिक ज्यादा से ज्यादा खर्चा कौन कर रही है? सरकार कर रही है। तो फंडिंग वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर टू वेरियस फंडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये टैक्स इसीलिए इंपोज किया जाता है। फंडिंग वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, जितने भी पब्लिक का खर्चा, क्योंकि देखो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? या तो वो लोन लेगी, या तो वो अपने से तो कलेक्ट करेगी, और किससे कलेक्ट करेगी? या तो वो लोन लेगी, वर्ल्ड बैंक से लोन ले ली, दूसरे सरकार से लोन ले ली, या तो वो रेवेन्यू हमसे ही तो कमाएगी। हमसे कौन? टैक्स पेयर से। इट एक्ट्स एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। Tax acts as an important source of revenue. कितने तरह के टैक्स होते हैं बेटा? दो तरीके के टैक्स होते हैं इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इंटर वाले बच्चे 100 मार्क्स में दोनों पढ़ते हैं, फाइनल वाले बच्चे 200 नंबर में दोनों पढ़ते हैं। डिफरेंस यही है। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ सर? ये राम है, राम ने इनकम कमाया 1 CR का। अल्टीमेटली राम को ही क्या करना है? पे करना है टैक्स। किसको पे करना है बताओ तो? इनकम टैक्स कौन से सरकार को जाता है? अब जैसे यहां पे देखो, सेंट्रल लेवल पे लॉ है, पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, दो तरह की, और एक लोकल अथॉरिटी भी होता है बेटा। 3 तरह के सरकार होते हैं, पता है ना आपको? सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी हो गया आपका जिस एरिया में आप रह रहे हो उनका एक अथॉरिटी होता है, जैसे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, साउथ दमदम म्युनिसिपैलिटी, अलग अलग एरिया बटा हुआ है। सेंट्रल हो गया ऑल ओवर इंडिया, स्टेट हो गया रिस्पेक्टिव स्टेट, और स्टेट के अंदर हो गया लोकल अथॉरिटी। तो यहां पर इनकम टैक्स जो अपने को पेमेंट करना होता है, किसको पेमेंट करना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसका पावर किसके पास है कलेक्शन करने का? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका कलेक्शन का पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को कलेक्ट करता है। इसका पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो राम विल पे इनकम टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु अर्न्स द इनकम विल पे द टैक्स। सिंपली मान लो एक कंपनी है राम लिमिटेड। राम लिमिटेड एक कंपनी है। राम लिमिटेड ने अर्न किया 2 करोड़ का इनकम। कंपनी है तो कंपनी डायरेक्टली टैक्स किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। तो ये डायरेक्टली पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसमें कोई भी बीच में नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सल्टेगा, और वो डायरेक्टली जो इनकम कमा रहा है उससे टैक्स कलेक्ट करेगा। यही अपने को पढ़ना है सिंपली। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स हुआ ये जो राम है ना, ये टैक्स जरूर पे करेगा, बट इस पर टैक्स का कोई बर्डन नहीं आएगा। बर्डन इज ऑन सेम पर्सन। यहां पे बर्डन शिफ्ट नहीं होता, बर्डन सेम पर्सन पर होता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में राम क्या कर रहा है? मान लो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है,
कोई भी चीज का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को। कैसे? सिंपल, राम ने 10,000 का प्राइस सेट किया कि वो 10,000 में ये सर्विस देगा, राइट? अब राम को बोला जाएगा कि हे राम, तेरे को जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ेगा 18%, यानी 1,800 रुपया ऑन दिस 10,000। 18% इस 10,000 पे कितना हुआ? 1,800। तो राम अल्टीमेटली कस्टमर से कितना कलेक्ट करेगा पता है? 11,800। इसको बोलते हैं टोटल प्राइस। अब बताओ, ये जो 1800 है, एवरीवन टेल मी, ये जो 1800 है, ये कस्टमर के पॉकेट से जा रहा है कि राम के पॉकेट से जा रहा है? यहां पे 2 करोड़ पे जो टैक्स है वो तो डायरेक्ट राम के पॉकेट से गया, बट यहां पे जो 1800 का जीएसटी कलेक्ट हुआ है, ये कस्टमर के पॉकेट से जा रहा है कि राम के पॉकेट से जा रहा है? ऑब्वियसली कस्टमर के पॉकेट से। तभी इस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। राम विल पे 1800 टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब जीएसटी में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आधा कलेक्ट करता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। आधा आधा कस्टमर, मतलब 50% सेंट्रल 50% स्टेट, सब चीज हाफ हाफ है, बंटवारा है पूरा। जीएसटी इज पूरा हाफ हाफ, आधा सेंट्रल कलेक्ट करेगा, आधा स्टेट कलेक्ट करेगा, इसलिए अपने उसको बोलते हैं सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो सीजीएसटी हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत इजी लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहां पर क्या हो बेटा? यहां पर बर्डन तुम बताओ, ये 1800 का बर्डन क्या राम पर आया? बिल्कुल नहीं आया, ये बर्डन शिफ्ट हो गया। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्टली कस्टमर ये प्राइस पेमेंट भी कर दिया और वो टैक्स भी पे, वो टैक्स उसमें इंक्लूडेड है। This is the main feature of indirect tax, that you pay the tax but you don't feel that you are paying the tax। और डायरेक्ट टैक्स का बहुत डायरेक्ट बर्डन फील होता है क्योंकि आप डायरेक्टली सरकार को पे करते हो। यहाँ पे आप ये कस्टमर कभी भी डायरेक्टली सरकार को पे नहीं करेगा, वो राम के थ्रू ही पे करेगा। राम कलेक्ट कर लेगा प्राइस में और राम अल्टीमेटली पे करेगा। इसको अपने उसको जनरली बोला जाता है, राम को एक टैगलाइन दिया गया सप्लायर का, वो आपको जीएसटी लॉ में पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे आईडीटी फाइनल वाले बच्चे तो जानते ही है, मैं आईडीटी पढ़ाता हूँ, इंटर वाले बच्चे भी जान जाओ, आईडीटी में आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। सप्लायर राम जो है वो अल्टीमेटली कस्टमर जो कि एक रेसिपिएंट है, ये लॉ का लैंग्वेज है, ठीक है? रेसिपिएंट मतलब जो रिसीव करता है और सप्लायर मतलब जो सप्लाई कर रहा है, जो दे रहा है। तो अल्टीमेटली जो रेसिपिएंट है उससे कलेक्ट करके सप्लायर को पेमेंट किया गया और सप्लायर ने अल्टीमेटली सरकार को पे कर दी, ठीक है? तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? बर्डन जो है शिफ्टेड टू रेसिपिएंट टू अदर पर्सन, वो कोई भी हो, बर्डन इज शिफ्टेड टू अदर पर्सन। बर्डन अदर पर्सन को जो है शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है? बर्डन जो है अदर पर्सन को शिफ्ट कर दिया जाता है। पावर टू लेवी टैक्स, नेक्स्ट समझो। पावर टू लेवी टैक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेट मी टेल यू, भारतीय संविधान पावर देता है सारे सरकारों को कि तुम टैक्स लगा सकते हो, तुम टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। इसके कुछ कुछ पार्ट्स को भी समझ लेते हैं बेटा। आई होप यू नो दिस कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होता है। क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होती है, भारतीय संविधान में आर्टिकल्स होता है। जैसे एक्ट में सेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है। आर्टिकल 265 बोलता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that no tax can be collected, no tax can be collected without any law। बिना कानून के कोई टैक्स नहीं कलेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये जो आर्टिकल है ना, ये एक बात श्योरिटी देता है
कि टैक्स कभी भी आर्बिट्री कलेक्ट नहीं हो सकता है, किसी के मर्जी से कलेक्ट नहीं हो सकता है कि कल को एक पर्सन को लगा कि टैक्स लेना चाहिए, कंपनी लोग टैक्स लेना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है। टैक्स हमेशा और हमेशा बैक्ड अप बाय लॉ होता है। इसके पीछे सोच रहती है, इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, पूरी मशीनरी लगती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ, सब लोग का जो है अग्रीमेंट पे आए सब लोग, तब जाके लॉ बना। लॉ बनाने का प्रोसेस फॉलो हुआ, एग्जीक्यूटिव मशीनरी जो है उसको अंडरस्टैंड की, एंड देन ओनली लॉ हैज बीन पास्ड एंड देन ओनली इट कैन बी कलेक्टेड। तो पहला बेसिक फीचर ये समझना कि कोई भी टैक्स बिना लॉ के नहीं लग सकता, पहली बात ये। दूसरा, आर्टिकल 246 का आर्टिकल 246 का एक 7 शेड्यूल है। आर्टिकल 246 का गाइस एक 7 शेड्यूल है। जैसे 265 एक आर्टिकल है, वैसे 246 आर्टिकल का एक 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो अल्टीमेटली क्लासिफाई करता है 3 लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब क्या? मैटर्स that are exclusively passed by सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो पावर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, खाली पार्लियामेंट के पास है, लॉ बनाने का पावर उसमें खाली पार्लियामेंट के पास है, वो यूनियन लिस्ट में मेंशन रहेगा। जैसे कि अब इसमें बहुत सारे एंट्रीज है, एंट्री 1 2 3 करके। इनकम टैक्स का जो पावर है ना, वो एंट्री नंबर 82 से आता है। एंट्री 82 यूनियन लिस्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंट्री है कि ये वाला जो लॉ बनाने का पावर है इनकम टैक्स का, ये खाली पार्लियामेंट के पास है। ये 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246 से आता है। इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूं, या आगे जाके लिंक होगा, यहां पे एग्रीकल्चरल इनकम को एक्सक्लूड किया गया है। यहां पे एग्रीकल्चरल इनकम को एक्सक्लूड किया गया है बेटा। यानी एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को नहीं दिया। पार्लियामेंट के पास एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स, एग्रीकल्चर मतलब जो किसान का इनकम होता है, जो किसान का इनकम कल्टीवेशन से आता है, उसका टैक्स लगाने का पावर इट इज नॉट बीन गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। So matters that are exclusively under the domain of parliament will be given the mention in the union list, and entry number 82 specifically contains the matter of income tax other than agricultural income. Similarly, for state list, matters that are exclusively under states, स्टेट्स के पास एक्सक्लूसिव क्या मैटर्स है जो खाली स्टेट ही कर सकता है। खाली नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूं, स्टेट के पास बेटा एक बहुत स्पेशल पावर है, एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने का, जिसको हम बोलते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लिकर पे, एल्कोहल, जो एल्कोहल लिकर होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उस पे जैसे ही कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब प्रोडक्शन करेगा,
तो स्टेट गवर्नमेंट को पता है ड्यूटी जाता है, तो ये जो स्टेट का एक्साइज ड्यूटी है ये स्टेट ही अपना लॉ बनाएगा, स्टेट ही कलेक्ट करेगा, इसमें सेंट्रल इंटरवेन नहीं कर सकता है, ये स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है। ऐसे और भी बहुत सारे आइटम्स है जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है, अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मैटर्स अब हट गए हैं जो टैक्स से रिलेटेड था, क्योंकि अब जीएसटी आ गया है। और जीएसटी, अब आपको लग रहा होगा कि जीएसटी तो सेंट्रल भी लगाएगा स्टेट भी लगाएगा, लेकिन जीएसटी इन दोनों में नहीं है, जीएसटी इन दोनों में नहीं है ना, जीएसटी इनमें है। जीएसटी में आपको जीएसटी में पढ़ाएगा, जीएसटी का एक अलग ही आर्टिकल बना दिया गया है, इसमें है ही नहीं, ठीक है। जीएसटी किस में है आपको मैं जीएसटी में पढ़ाऊंगा, जीएसटी आर्टिकल 246A में है। जीएसटी का एक अलग ये लोग आर्टिकल बना दिया कि जीएसटी लगाने का पावर दोनों सरकारों के पास है, वो 246A में है, इसमें लोग नहीं लेकर आया। कंकरेंट लिस्ट क्या है, जो दोनों मिलकर लगाएंगे। जनरली आपका जो पुलिस का लॉ है, सेंट्रल आपका जो एनवायरमेंटल लॉ है, इरिगेशन एग्रीकल्चर लॉ है, काफी बार क्या होता है कॉन्करेंट लिस्ट में ये सब मेंशन्ड होता है, जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर लेजिस्लेट कर सकते हैं। मैटर्स that are common under both. Both parliament and state, या both CG and SG, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो दोनों मिलके लगा सकते हैं, दोनों मिलके लगा सकते हैं बेटा। मैटर्स जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों मिलके लगा सकते हैं। मतलब यूनियन लिस्ट एक्सक्लूसिवली सेंट्रल, स्टेट लिस्ट एक्सक्लूसिवली स्टेट, कंकरेंट लिस्ट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, मिलके कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे को बेसिक आप लोग के साथ आज डिस्कस करना था। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, cost of living in a society is known as tax, funding various public expenditures, time to time taking so many services from government, and it acts as a most important revenue for the government is the tax. DT, IDT is the two types of taxes, दोनों अपने को पढ़ना पड़ता है सिलेबस में। Power to levy of tax comes from Constitution of India. Article 265 provides no tax can be collected without any law. And 7 Schedule to Article 246 gives 3 lists and union list, state list, concurrent list, where the powers are subjectively distributed between what matters are can be legislated by which गवर्नमेंट। तो बहुत क्लैरिटी है इसमें कि कौन कौन क्या क्या लॉ बना सकता है, ये रिस्पेक्टिव लिस्ट में जो है मेंशन किया गया है। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर और भी बहुत सारी डिस्कशंस होती रहेगी दोस्त, ठीक है। अब आपको मैं लेकर चलता हूं, चलो आपको मैं इनकम टैक्स एक्ट दिखाता हूं बेटा, चलो तुमको थोड़ा सा इनकम टैक्स एक्ट का सफर कराया जाए। ओके, लेट्स टेक यू थ्रू द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ये समझते हैं, एक मिनट रुकना, ये लास्ट अपने आज डिस्कशन करेंगे, फिर विल क्लोज। सर आपने इतना कानून 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 किया, आप थोड़ा सा अब हमें बताओ कि इनकम टैक्स लॉ क्या है। इनकम टैक्स लॉ क्या है, क्या है उसका नाम। तो बेटा एक तो आप समझ ही गए, जो अभी अभी आया है इनकम टैक्स एक्ट 2025, राइट, ये अभी भी पास हुआ है। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, बिल्कुल सही। इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्यों है पता है तो, क्योंकि ये इस साल इनैक्ट हुआ है। कब हुआ पता है, 21 अगस्त, ये 21 अगस्त को इनैक्ट हुआ है। एक्ट नोटिफाइड इन द गैजेट ऑफ इंडिया 21 अगस्त 2025 को ऑफिशियली ये एक्ट बन गया था सर, इसलिए यहां पे अपने इसको 2025 बोलते हैं। लेकिन ये 2025 से लागू नहीं हुआ था,
ये एप्लीकेबल हुआ फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ये 2026 से लागू हुआ है सर। 1 अप्रैल 2026 से ये एप्लीकेबल हुआ, यानी कि समझो समझो 1 अप्रैल 26 से, ये 1 अप्रैल 25, इसके पिछले वाला साल 1 अप्रैल 21 था, समझो। तो यहां से अब क्या लग रहा है, आईटी एक्ट 25। इसके पहले तक क्या लगता था, आईटी एक्ट 1961, यानी 31 मार्च 26 was the last year when India witnessed its old act 1961, but now from 1 April 26 कुछ भी हो रहा है सब इस न्यू एक्ट के हिसाब से हो रहा है, एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। एक्ट क्या होता है सर, एक्ट क्या होता है ये भी दिखा देता हूं आपको। एक्ट कंटेन्स द प्रोविजंस, दिस इज द एक्ट, दिस इज द एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 2025 है ये इसका बेयर एक्ट है। अब आप देख सकते हो इसका बेयर एक्ट है, ये ग्रुप्ड है चैप्टर्स में, इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स है, हर चैप्टर में सीरियल ऑफ सेक्शंस है, सेक्शंस, सेक्शन के अपने अपने हेडिंग्स है, सेक्शन के बाद सब सेक्शन है, सब सेक्शन मतलब डिविजन्स। अब कुछ कुछ सेक्शन के सब सेक्शन नहीं है, कुछ कुछ सेक्शन के डायरेक्ट क्लॉजेज है, समझो। ये 1 के बाद 1 आया है तो ये सब सेक्शन है, ये 2 के बाद कुछ 1 तो नहीं आया, 2 के बाद तो सीधा वर्डिंग चालू हो गया, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर 1 फिर बाद में है, तो इसको हम क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लॉज। ये क्लॉज है, ये सब क्लॉज है। अब देखो जैसे ये देखो क्लॉज 5 का ये क्या है, सब क्लॉज। पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं तुम्हें, कुछ भी थ्योरी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, सब क्लॉज। तो सेक्शन का ये सेक्शन हो गया, ये सब सेक्शन हो गया, ये भी सेक्शन 2 हो गया, ये क्लॉज हो गया, क्लॉज का सब क्लॉज हो गया। अब ये देखो सब क्लॉज बी है, सेक्शन 2 क्लॉज 5 सब क्लॉज बी, सब क्लॉज बी। अब इसके अंदर और फर्दर डिवीजन है तो उसको आइटम बोल सकते हैं। अब जैसे देखो ये सेक्शन 2 चले ही जा रहा है, सेक्शन 2 के इतने क्लॉजेज है, इतने क्लॉजेज है सेक्शन 2 के। फिर चालू हो जाता है टैक्स ईयर, पढ़ाएंगे इसका मतलब। डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर ये है सेक्शन 3, सेक्शन 3 में सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज बी। देखो इसमें चैप्टर 2 चालू हो गया, ऊपर चैप्टर 1 था, अब चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या है, बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 4 5 5 1 ऐसे करके चलता रहेगा। एक चीज इसी तरीके से फ्लो चलता रहेगा। तो सेक्शन क्या हुआ बेटा, इट इज द मेन प्रोविजन, ठीक है। एक्ट में क्या होता है, मेन प्रोविजन होता है, उसी से सब कुछ गवर्न किया जाता है। तो देखो अगर हम ये चैप्टर में आए, इनकम टैक्स एक्ट लॉ, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, द इनकम टैक्स एक्ट 2025, this is the main source of income tax law which contains the provisions. The act is divided into sections which in turn is grouped under 23 chapters. मैं तुमको चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 दिखाया ना, वैसा 23 चैप्टर है और टोटल 536 सेक्शंस है, 536, जो पहले कितना था, अप्रोक्सीमेटली 820 करीब था, अब 536 सेक्शंस हो चुका है। और 16 शेड्यूल्स, इस सब शेड्यूल के अपने अपने रेलेवेंस है, विल कंसीडर दैट। सेक्शन में है फॉलोइंग सब डिविजन्स लाइक सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज विच आर डिनोटेड विद इन ब्रैकेट्स, लाइक मान लो 80D2B, ठीक है, या मान लो 80D नहीं करके 123 बोलते हैं आपको, चलो 123, 80D पहले सेक्शन था, 123 है मान लो एक बार, तो 123 2B को क्या क्या बोलोगे, 123 सेक्शन नंबर, सब सेक्शन 2 क्लॉज बी। क्लियर क्या। वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट जो होता है
ये पार्लियामेंट ने पास करके छोड़ दिया कि भैया हम कानून बना दिए, अब चलो, अब आगे आप लोग एग्जीक्यूट करते रहना। पार्लियामेंट ने अपना काम कर दिया। लेकिन मुझे बताओ, क्या सब कुछ एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में करना पॉसिबल है? क्या एक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है? आंसर इज नो। There has to be certain rules, there has to be certain guidelines, there has to be certain regulations, procedural matters, everything cannot be given in the act. Act आपको एक फोर कॉर्नर और पिलर्स बता देगा कि हाँ बस इस तरीके से होना चाहिए। अब डिटेल्ड में जाना है तो उसके लिए आपको रूल्स में जाना पड़ेगा। तो दूसरा क्या हुआ? इनकम टैक्स रूल्स, जो पहले 1962 था, अब क्या पढ़ना है? 2026। ये रूल्स भी आ चुका है। ये रूल कौन लेकर आता है? ये सरकार लेकर आती है, गवर्नमेंट लेकर आता है, सीबीडीटी लेकर आता है। सीबीडीटी विल ब्रिंग दिस रूल्स एंड दे हैव ब्रॉट द रूल्स जस्ट बिफोर 1 अप्रैल 26, और 1 अप्रैल 26 से ये रूल्स भी एप्लीकेबल हो गए। तो रूल्स कंटेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हाइल कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में एक प्रोविजन है, अ रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड। रिटर्न जैसे आईटीआर होता है ना, इनकम टैक्स रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट, बट इन विच फॉर्म? प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो जहां जहां प्रोविजन में प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिखा रहता है ना, वो सब कुछ प्रिस्क्राइब होता है रूल्स में। और रूल में फिर बोलेगा वेयर द सेक्शन नंबर दिस हैज मेंशन्ड दिस, दिस इज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड लाइक दिस। तो मतलब कहीं कहीं जगह, इनफैक्ट बहुत जगह, आपको एक्ट के साथ रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा। बट नंबर एंड ऑल इज नॉट एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम कि रूल नंबर याद हो, बट हाँ रूल में क्या लिखा है वो बेसिक आइडिया होना पड़ेगा। The rules will contain the procedure to be followed while complying with the provisions, and the CBDT will govern the administration of the act in India, for which it frames rules from time to time. मुझे बताओ, क्या एक्ट पार्लियामेंट पास किया? यस। क्या रूल्स पार्लियामेंट बनाया? नो। रूल्स बनाया सरकार, यानी सीबीडीटी, जो कि गवर्नमेंट के अंदर फंक्शन करता है। अब गवर्नमेंट उनको पावर दे दिया है कि तुम सब काम करो भैया, तुम जो करोगे मैं ही कर रहा हूं, इन शॉर्ट। सर मुझे एक बात बताओ, क्या बजट के बारे में अपने सब जानते हैं? बिल्कुल सर, बजट के बारे में कौन नहीं जानता? एवरी ईयर हमारे देश में 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में बजट स्पीच जो है वो प्रेजेंट करती है, और पूरा वर्ल्ड उस स्पीच को सुनता है, पूरा वर्ल्ड, कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स व्हिच आर कमिंग, व्हाट आर द मेजर डेवलपमेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन वेरियस सेक्टर्स, हाउ द गवर्नमेंट इज प्रपोज टू make the amendments in the existing laws in the country, be it financial law, what are the income tax law changes, what are the GST law changes, what are the custom law changes, and how the government is actually trying to fund the various sectors, how much planning they are giving to fund different sectors, कि health को कितना जाए, education को कितना जाए, different sectors को कितना कितना क्या क्या changes करना है, what they decide, they do, they plan it up and they announce in the budget speech. Now that budget speech वाले दिन एक फाइनेंस बिल जैसे मैंने आपको बताया ना, कानून, तो इनकम टैक्स एक्ट एक बार बना के तो छोड़ दिया, बट क्या उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा? बिल्कुल, टाइम टू टाइम थिंग्स गेट्स चेंज्ड, इन्फ्लेशन आता है जाता है, कंट्री के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बिगड़ता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, भैया एक्ट में भी बदलाव लाना पड़ेगा। एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी एक ऐसा चीज है जिसमें चेंज इज समथिंग विच इज कांस्टेंट, चेंज आपको लाना पड़ेगा, और सरकार वही चेंज हर साल लेकर आती है। अब तुम एक ही बात समझो ना, 21 अगस्त 2025 को समझो, 21 अगस्त 2025 को एक्ट आया, ये 2025 में आया, उसके बाद जो 1 फेब 2026 है, फाइनेंस बिल आ गया। कौन सा फाइनेंस बिल आया? 2026, 2026 को फाइनेंस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड 2026 को जब फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया तो बजट आया ना, बजट, फाइनेंस बिल आया, डॉक्यूमेंट आया कि क्या क्या चेंजेस होगा लॉ में। यानी तुम सोचो, जो आईटी एक्ट 2025 बन चुका है, सरकार ने उसमें भी चेंजेस सजेस्ट की, होगा, क्यों नहीं होगा भाई? क्या अगस्त और फरवरी में क्या पोजीशनिंग चेंज नहीं हुई? बिल्कुल हुई। लॉज बदले जाएंगे, और बदलने, अब कौन बदलेगा? टेल मी हु मेड दिस इनकम टैक्स एक्ट 25? ये कहां पास हुआ था? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में अगर कोई चीज पास हुआ है तो उसको बदलेगा भी कौन? पार्लियामेंट। कैसे बदलेगा? फाइनेंस बिल के थ्रू ना। आज जैसे क्या होता है, देखो, हर बिल का, आई मीन हर एक्ट का अमेंडमेंट करना अलग अलग डॉक्यूमेंट के थ्रू पॉसिबल नहीं है। सो गवर्नमेंट डिसाइड किया एवरी ईयर हम एक बार आएंगे 1 फरवरी को,
पहले ये डेट 28 फरवरी हुआ करता था, अब ये 1 फरवरी को होता है। हम लेकर आएंगे फाइनेंस बिल, लोकसभा के सामने प्रेजेंट करेंगे। एवरी एक्ट फाइनेंशियल लॉज इन द कंट्री, जो जो हमें चेंजेस करना है, वी विल डॉक्यूमेंट दैट इन दैट बिल, लोकसभा में प्रेजेंट हो जाएगा। लोकसभा के मेंबर्स को टाइम दिया जाता है, यू गो एंड चेक, वेरीफाई, इफ यू वांट टू से समथिंग से, ऑब्जेक्ट, इफ नो, दिस बिल विल बी पास गिवन टू द राज्यसभा। राज्यसभा का कोई ऑब्जेक्शन है तो ठीक है, that has to be ratified, else it will be converted into finance act। फाइनेंस एक्ट, एक्ट मतलब ये बन गया कानून, और इस कानून ने इस इनकम टैक्स एक्ट 2025 को भी चेंज कर दी। बट क्या पूरा थोड़ी ना चेंज करेगा, उस फाइनेंस एक्ट में जो जो नेसेसरी चेंजेस करनी है वो चेंज कर देता है। वो सेक्शन इसमें ये चेंज करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, डू नॉट वरी। पहले आप ये समझो कि फाइनेंस बिल आता कैसे है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में 1 फरवरी को, फॉर इंप्लीमेंटिंग द टैक्स प्रपोजल्स इन द यूनियन बजट। व्हेन द फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, इट गेट्स प्रेसिडेंशियल एसेंट, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट। जैसे अभी ताजा ताजा कौन सा एक्ट आके गया है, 2026, क्योंकि 2026 का फर्स्ट स्टेप जा चुका है, तो फाइनेंस एक्ट 2026 आ चुका है। और ये किस एक्ट को अमेंड किया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 को अमेंड किया, और यही आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है। द इनकम टैक्स एक्ट 2025 विल बी अमेंडेड, हैज बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 26। समझा, एक्ट बना 2025, अमेंड कब हुआ, 2026 को भी अमेंडमेंट हुआ है। तो फाइनेंस एक्ट 2026 ने उसमें चेंजेस ला दिया, has brought the changes in the Finance Act 26। और ये अमेंडमेंट हर साल आएगा, फाइनेंस एक्ट 27 भी आएगा, 28 भी आएगा, 29 भी आएगा, और यही एक्ट बदलता रहेगा। और खाली यही एक्ट नहीं, जीएसटी लॉज होता है, कस्टम लॉज होता है, एक्साइज लॉज होता है, बहुत सारे लॉज होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल लॉज है सब बदलेंगे, तो इसी फाइनेंस बिल के थ्रू बदलेंगे। अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द एक्ट एंड अदर टैक्स लॉज बाय द फाइनेंस एक्ट। एंड आपको बताया जाएगा कि जैसे कि इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर पता है क्या होता है बेटा, रेट्स। मुझे पता है मेरा 40 लाख का इनकम मैं निकाल लिया कि मेरा 40 लाख का इनकम है, बट उस पर एक रेट लगेगा तब जाके तो टैक्स का अमाउंट आएगा ना। 20% है कि 30% है कि 40%। अब गवर्नमेंट क्या है, जब भी चाहे इसको चेंज कर सकती है, तो चेंज लाने के लिए भी इसको कहां डालना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट में डालना पड़ेगा। अभी इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजंस है, समझो, इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स द प्रोविजंस। उसका जो रिलेटेड फाइनेंस एक्ट है उसमें क्या लाती है सरकार हर साल, रेट्स ऑफ टैक्स लाती है। तो इनकम टैक्स रेट्स जो होता है ना, रेट्स, वो फाइनेंशियल, वो एक एनुअल फाइनेंस एक्ट ही लेकर आता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट में वो रेट्स मेंशन्ड होते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहले क्या हो गया, एक्ट 25, मेन प्रोविजंस, denoted by sections। फिर हो गया रूल्स, it contains procedures, and guidelines issued by CBDT। ये पता है एक्ट को कंप्लीट करता है, एक्ट में बहुत जगह लिखा रहता है प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब, ये रूल्स में आता है। टू गिव इफेक्ट to the provisions of the act। फिर होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, हर साल आता है। इस साल आया था, पिछले बार भी आया था, नेक्स्ट ईयर भी आएगा एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये एक्ट को बदलता है, ध्यान देगा, ये किसको बदलता है, एक्ट को बदलता है। इट ब्रिंग्स changes in the existing financial laws।
अब बताओ, लॉ में क्लैरिटी नहीं है, लॉ में कंफ्यूजन है, इट्स क्वाइट नेचुरल। लॉ कौन बनाया? पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, मतलब एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने लॉ बनाया। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार को पता है कि ये लॉ में कहां इशू हो रहा है, लॉ को फॉलो करने में कहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है एक जनरल पब्लिक। तो यहां पे गवर्नमेंट का ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सर्कुलर्स इशू करे, ट्रेड सर्कुलर्स इशू करे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर्स। वी कॉल इट एज सर्कुलर्स। स्क्रीन मूव नहीं कर रहा है क्या? प्लीज कंफर्म करिए गाइस, प्लीज कंफर्म करिए, स्क्रीन मूव नहीं कर रहा है क्या? मेरा तो शो हो रहा है यहाँ पे। अब कंफर्म करें प्लीज। नोट्स में भी दिखा नहीं रहा हूं, अब दिखा रहा हूं। चलो ठीक है। सो इनकम टैक्स एक्ट 25, इनकम टैक्स रूल्स 26, एनुअल फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स। सर्कुलर्स क्या होता है सुनो। लॉ मेकर लॉ ले आया, यार लॉ समझ ही नहीं आ रहा, उसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन हो रहा है, कोर्ट के पास इतना टाइम थोड़ी ना हर बार लॉ इंटरप्रेट ही करता रहेगा। जो छोटे मोटे डाउट्स है, जो बहुत सिंपल है, वो सीबीडीटी अपने लेवल पे क्या करता है ना, सर्कुलर इशू कर देता है। सीबीडीटी गिव सर्कुलर्स। कौन इशू करता है? सीबीडीटी। क्या सीबीडीटी लॉ बनाता है? नहीं, लॉ तो पार्लियामेंट बनाता है। तो सर्कुलर्स लॉ नहीं है, बट सर्कुलर्स क्या करता है? काम को इजी कर देता है। क्या मान लो कोई पर्टिकुलर लॉ है, इट हैज बीन ड्राफ्टेड इन सच अ मैनर दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। डिपार्टमेंट कुछ और इसका व्यू ले रहा है, आप कुछ और व्यू ले रहे हो, कोई टैक्स पर अदर सिटी का कोई और व्यू ले रहा है, तो सीबीडीटी उसको सर्कुलर लाके उसको क्लैरिफाई करता है। सर्कुलर्स आर इशूड बाय सीबीडीटी टू क्लैरिफाई द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सर्टेन प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट। सर्कुलर्स डू नॉट ब्रिंग एनी न्यू लॉ, ध्यान दे, इट जस्ट क्लैरिफाइज एंड एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। वो और कुछ करता नहीं है, वो खाली एग्जिस्टिंग प्रोविजन को क्लैरिफाई करता है। ओके, so it is issued by CBDT to clarify the existing provisions. अब एक चीज समझो बेटा, नोटिफिकेशन, ये समझना जरूरी है। हाँ देखो, नोटिफिकेशन क्या होता है समझो। एक्ट को जो बदलता है, बताओ तो एक्ट को कौन बदलता है? एवरीवन टेल मी। एक्ट किससे अमेंड होता है? कोई भी एक्ट, आईटी एक्ट 25 किससे अमेंड होगा? आईटी एक्ट 25 कैसे अमेंड होगा? हाउ विल यू ब्रिंग चेंज इन द आईटी एक्ट? टेल मी। दिखाऊंगा बेटा नया, दिखाऊंगा, एवरीवन एवरीथिंग आई विल शो, जस्ट वेट। एक्ट को कैसे अमेंड करते हैं? फाइनेंस एक्ट के थ्रू। एक्ट को कैसे अमेंड करते हैं? फाइनेंस एक्ट के थ्रू। तो बताओ, रूल्स जो सीबीडीटी लेकर आता है, उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करनी है तो कैसे अमेंड करें? रूल्स को
जो सीबीडीटी लेकर आया, एक्ट खाली पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है, ध्यान देना, बट रूल जो लेकर आया वो तो अमेंड कर सकता है ना। सीबीडीटी लाया तो सीबीडीटी करेगा, और सीबीडीटी कैसे रूल अमेंड करेगा? नोटिफिकेशंस लाके। सीबीडीटी विल ब्रिंग नोटिफिकेशंस। तो सीबीडीटी सर्कुलर लाता है क्लैरिफाई करने के लिए, वो कुछ नया नहीं ला रहा है, बट हाँ नोटिफिकेशंस के थ्रू कुछ नया रूल्स में आ सकता है। एक्ट में फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही आएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? बस और कुछ बचा ही नहीं है। तो notifications are issued by the central government to give effect to the provisions of the act. Last are case laws judgments. The High Courts and the Supreme Court settle the disputes between the taxpayer and the income tax department. Obviously जब दोनों टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट अड़ जाते हैं, डिपार्टमेंट बोलता है इतना डिमांड आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स पेयर बोलता है मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा लॉ अबाइडिंग हूं, मैं लॉ में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, वट एवर द केस में भी। तो यहाँ पे कोर्ट्स इंटरवीन करते हैं एंड दे गिव द जजमेंट्स ऑन द वेरियस इश्यूज एंड द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज द लॉ ऑफ द लैंड, यानी वो लॉ ऑफ द कंट्री है। सुप्रीम कोर्ट कोई चीज अगर बोल दिया तो वो लॉ बन जाता है, पूरे लैंड पर लागू होता है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कैन बी टेकन एज कॉग्निजेंस। मतलब मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई मान लो गुजरात का आदमी सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और वो केस जीत गया अपना, उसका जो केस था, मैं कोलकाता में बैठ के मेरा भी वही केस हुआ, तो क्या मैं वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करके, मेरा कोई केस अगर डिपार्टमेंट के साथ चल रहा है तो मैं, मेरे को क्या उस केस में बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। लेकिन कल को वो गुजरात हाई कोर्ट का अगर जजमेंट होता तो दैट जजमेंट वुड नॉट हैव बीन एप्लीकेबल इन माय केस, बिकॉज गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट गुजरात के स्टेट पे एप्लीकेबल होता है एंड इट इज बाइंडिंग थ्रू आउट द कंट्री, बट हाई कोर्ट डिसीजन विल अप्लाई ओनली इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। समझ में आया? तो इसमें केस लॉज में जो कोर्ट डिसाइड कर रहे हैं, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ लॉ, कि उसमें भी जो फाइनल जजमेंट आया वो भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ बन सकता है। तो लास्ट हुआ अपना कोर्ट जजमेंट्स। द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट act as important source of income tax laws. The decision of Supreme Court and High Courts act as important source of income tax laws. तो ये है अपना सोर्सेज ऑफ लॉ। पहला इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो अपने को पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल्स 26, एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट जो अपने अभी लेटेस्ट पढ़ने वाले हैं वो है 2026। ओके, एनुअल फाइनेंस एक्ट 2026 वी आर गोइंग टू स्टडी, और यही जो बच्चे 2028 में एग्जाम देंगे, 2028 में जो एग्जाम देंगे वो लोग पढ़ेंगे एनुअल फाइनेंस एक्ट 27, एक साल लेट चलेगा। Circulars will be issued by CBDT to clarify the existing provisions. Notifications, with the help of notifications, amendments can be made in the rules. And decision of Supreme Court and High Court are respective applicable in their binding in their own nature and acts as an important source of revenue for the income tax laws. ठीक है, अब एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था, चलो उसको भी एडहेर करना चाहिए। इनकम टैक्स रूल्स 26 मेरा खुला हुआ एक जगह, बट अभी मुझे मिल नहीं रहा है, तो एक बार ऑनलाइन ही देख लेते बेटा, देख लो। इनकम टैक्स रूल्स 26 का डिमांड आया था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये देखो, ये ऑफिशियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पेज में बनाया हुआ है, ऐसे इसका पीडीएफ वर्जन में नेक्स्ट क्लास दिखा दूंगा। ये देखो इनकम टैक्स रूल्स है, ये कब पास हुआ था? देखो डेटेड दिख रहा है 20 मार्च को, ये 20 मार्च को पास हुआ था। इन exercise of the powers conferred by section 533 of the income tax act,
द सीबीडीटी hereby मेक्स द फॉलोइंग रूल्स, मतलब एक्ट ने पावर देके रखा है सरकार को, सीबीडीटी को, क्या रूल्स बना सकते हैं, तो वो रूल्स ऐसे ही बनाए. दिस शैल केम इनटू फोर्स ऑन 1st April 26. द रूल्स में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स रूल्स 26. डेफिनेशंस भी है रूल्स का. एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका रूल्स. रूल 3, रूल 4, रूल 5 ऐसे करके स्टार्ट हो गया. तो ये देखो, ये आपको पार्लियामेंट नहीं बनाया, ये खुद सीबीडीटी बनाया है. सो दिस इज हाउ इट इज डन. आई एम क्लियर ऑन दिस गाइस? क्लियर हो रहा है बेटा? तो चलो ठीक है, ये था अपना ओरिएंटेशन क्लास. उम्मीद करता हूं कि आपको ओरिएंटेशन क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसा लगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो अभी भी ये सोच विचार में है कि मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, लेट स्टार्ट करूंगा. जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स, उतना इजीली आप समझ पाएंगे और आपको एनफ टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए. इट्स नॉट इजी, अगेन आई एम टेलिंग यू, समय देना पड़ेगा और काफ़ी हद तक समय देना पड़ेगा. फाइनल के स्टूडेंट्स बस मेरा एक बात याद रखो, जो तुम लॉन्ग लाइफ मेरे को थैंक यू बोलेगा, स्टार्ट करो सब स्क्रैच से पढ़ना, क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 25 स्क्रैच से नहीं पढ़ेंगे तो फाइनल के चैप्टर्स में आपको डिफिकल्टी आएगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि सब कुछ आपस में कनेक्टेड है. नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको पूरा का पूरा एक इनकम टैक्स का जर्नी जो है, स्टेप्स, एकदम हर चीज का स्टेप पूरा डिटेल में, पूरा एक मस्त हेलीकॉप्टर राइड का आपको एक क्लास दूं, जहां पे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, दिस इज हाउ इनकम टैक्स इज कलेक्टेड, दिस इज हाउ इनकम इज कैलकुलेटेड, किस तरीके से चीज काम करती है पूरे इनकम टैक्स के जर्नी में, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा. तो ये था अपना आज का ओरिएंटेशन क्लास. उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.